अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, तो उसे लव जिहाद से जोड़कर उसे जो है बता दिया जाता है ये लव जिहाद है। उसको आप क्या मानते हैं? मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकता। नहीं, आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको आप प्रेरणा मानते हो या कुछ ऐसा हो? देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व से जब कह सकते हैं कि वो पिछड़े समाज से आते हैं तो उनको तो कोई शर्म नहीं आती। तो की विचारधारा रखते हैं, वो केवल और केवल एक विचारधारा रखते हैं कि देश में किस प्रकार से वो अराजकता फैलाई जाए। हम किसी वर्ग के और किसी जाति के विरोधी नहीं है, चाहे वो वर्मा जैसा अधिकारी हो, चाहे वो रावण जैसे लोग हों। आपकी जो समाज सेवा कह लें या राजनीतिक का ये कैरियर कह लें, इस दौरान आपको अभी तक कितने केस लग गए होंगे? देखिए, लगभग 13 से 14 मुकदमे करणी सेना के आंदोलन और इसके हैं। वो 3-4 मुकदमे मेरे ऊपर, मेरे व्यक्तिगत जो बुराइयाँ हो जाती हैं, मुकदमे 307 के, 2-3 मुकदमे 307 के, टोटल 15-17 मुकदमों को झेल रहा हूँ और उसमें 2-4 में भी डिस्पोजल हुआ है। लगभग 12 से 13 मुकदमे और बचे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव जी, जिनको ब्रांड नेता, फायर ब्रांड नेता के नाम से जाना जाता है। यूथ हैं, बिल्कुल यंग भी हैं और इनकी एक पहचान ऐसी है कि ये जहाँ जाते हैं तो अपने भौकाल के साथ जाते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नेताओं का भौकाल चलता है, हालांकि ये राजनीति में नहीं है लेकिन करणी सेना में है। भौकाल क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। शुरुआत यहीं से करेंगे। आज हमने देखा कि आपका एक अलग भौकाल चलता है, गाड़ियों का बड़ा काफिला रहता है, ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखा जाता है। आपने इसे क्यों चुना? नहीं, ये तो चाहने वालों की संख्या के ऊपर रहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ मेरे चाहने वाले और जो मेरी टीम के सक्रिय लोग हैं, जो करणी सेना के पदाधिकारी हैं। एक लंबी फौज करणी सेना इस देश का सबसे बड़ा संगठन है। इसको मैंने नहीं चुना, इसने मुझे चुना। पहली बात मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रद्धेय लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब ने इस संगठन की शुरुआत करी थी। मैं उनके नेतृत्व में मैंने करणी सेना को ज्वाइन किया। नगर अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का सफ़र उनके नेतृत्व में मैंने तय किया। भोकाल तो क्या, जहाँ जाते हैं वहाँ टीम इतनी बड़ी है कि सब गाड़ियों से आते हैं। तो काफिलों की शुरुआत मध्य प्रदेश में हमारे द्वारा ही की गई है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश को काफिलों का प्रदेश बनाने वाले करणी सेना के ही लोग हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिस तरीके से करणी सेना काम करती है, ये सिर्फ क्षत्रिय और ठाकुरों के लिए काम करती है, अन्य समाजों को दूर रखती है। इस बात में कितनी सच्चाई होती है? बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। करणी सेना ठाकुरों की सेना। राजपूत समाज ने कभी किसी एक कौम के लिए काम नहीं करा, ना हमारे पूर्वजों ने और ना हम कर रहे हैं। करणी सेना हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ती है जिसके साथ अन्याय होता है और जिसके साथ अत्याचार होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो। हाँ, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर करणी सेना मुखर रहती है, ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये संगठन में भर्ती केवल राजपूत समाज के लोगों की होती है, पर काम 36 को मुल्क के लिए करने वाला संगठन है करणी सेना। कितने वर्ष हो गए आपको करणी सेना में? एक और ये भी कहा जा रहा है कि अनुराग का यहाँ पे शुरुआत हुई है, अब राजनीतिक सफ़र भी शुरू हो सकता है। नहीं, देखिए, अभी राजनीतिक तो ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी, पर भविष्य में समाज चाहेगा तो निश्चित रूप से खून में हमारे नेतृत्व क्षमता है, तो निश्चित रूप से अगर ये समाज चाहेगा, मेरे अपने लोग चाहेंगे, तो निश्चित रूप से राजनीति में भी कदम रखेंगे। पर अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर ऐसा प्रारूप बनता है तो निश्चित रूप से आपको जरूर मैं सूचित करूँगा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से करणी सेना का खून उबाल मारता है, ये राजनीतिक भी कितनी सूट करेगा? राजनीति के समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाला लोग हैं हम। समीकरण बनाना भी जानते हैं, कुर्सी पे बिठाना भी जानते हैं और कुर्सी से उठाना भी जानते हैं। हमारी स्पष्ट बात है, बात को स्पष्टता से रखते हैं। जहाँ कोई, जिस मामलों में कोई नहीं खड़ा होता, वह करणी सेना और अनुराग प्रताप सिंह आपको खड़े मिलेंगे। भाजपा सरकार से क्यों नहीं बनती करणी सेना की? नहीं, जो सत्ता में रहेगा, निश्चित सी बात है कि मुद्दों को लेकर, विषयों को लेकर, और हमारी लड़ाई किसी संगठन या किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है मुद्दों की। अगर हमारे समाज के या सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के, स्वर्णिक व्यक्तियों के मामलों के हनन होगा तो करणी सेना आपको लड़ते हुए दिखेगी। किसी दलित पर भी अत्याचार होगा तो भी करणी सेना लड़ते हुए दिखेगी। हम वही कार्य कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हाथी घोड़ों पर लड़के सर काट के लड़ाइयाँ लड़ी, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो हम कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ते हैं। वो हरदा का क्या कांड था जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ, आपको भी जख्मी होना पड़ा, काफ़ी उसमें जो है चर्चा में रहा हरदा का कांड?
उसकी पूरी सच्चाई क्या थी, क्या वजह रही? देखिए, हरदा का विषय एक हीरे के व्यापारी का विषय था, जो राजपूत समाज के किसी व्यक्ति के साथ ठगी का मामला हुआ था। उसी को लेकर करणी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह हरदा है जी। उनका वो विषय था, क्योंकि वो मेरे व्यक्तिगत भाई भी हैं। तो मैं खुद वहाँ रात को 12 बजे पहुँचा था और प्रशासन से रात भर नोकझोंक के बाद सुबह वहाँ करणी सेना के लोगों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। और मतलब वो लाठीचार्ज नहीं था, वो तो मारने का प्रयास था एक तरीके का। पर करणी सेना के लोग ना भागते हुए दिखे आपको, ना भागे थे, ना भागे हैं, ना भागेंगे। उसके जवाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन हरदा की धरती पे वापस हो चुका है। और करणी सेना वो सेना है जो कभी पीछे नहीं हटती। जब भी दिखेगी आपको फ्रंट गियर डालती हुई दिखेगी, कभी हमारी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। यूजीसी कानून आया, उसका विरोध करणी सेना ने किया और उसे काला धन बता दिया, इसकी वजह क्या रही? काला धन, काला कानून, भद्दा कानून, तीनों कह सकते हैं आप इसको। ये थोपा गया है स्वर्णों के ऊपर एक ऐसा अत्याचार। सवर्ण समाज का सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा। आप देखिए कि जो विशेष वर्ग के लोग हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखते हैं या हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं? वो केवल और केवल एक विचारधारा रखते हैं कि देश में किस प्रकार से वो अराजकता फैलाई जाए। हाँ। हम किसी वर्ग के और किसी जाति के विरोधी नहीं है, हम हर उस व्यक्ति के विरोधी है जो इस देश को जातियों में बांटने का कार्य करता है। चाहे वो वर्मा जैसा अधिकारी हो, चाहे वो रावण जैसे लोग हों, चाहे वो दामोदर जैसे लोग। आपने हाल ही के दिनों में हनी सिंह जो है उसका विरोध किया, कहा कि ये सांस्कृतिक रूप से कार्यक्रम नहीं करते हैं। उसके कार्यक्रम का विरोध करणी सेना ने किया था, क्यों ऐसा हुआ था, क्या वजह रही? देखिए, हनी सिंह लोग मैंने विरोध इसलिए किया कि हनी सिंह के गानों के कारण लगभग कई ऐसे युवा हैं जो नशे के आदी हुए। नशे के आदी के साथ साथ हनी सिंह तो अपने समय के साथ पैसा कमाने के लिए सुधर गया, पर उन हजारों लाखों युवाओं को क्या है जो उसके गाने पी के गांजा, नशा, शराबखोरी करना सीखे थे। मेरे पास उस कॉन्सर्ट के लोग आए थे, प्रशासन के भी लोग आए थे कि अब तो उसने सब बंद कर दिया। तो मैंने कहा, इतने हत्या 100 हत्याएं करने के बाद कोई साधु बन जाएगा तो साधु का क्या मतलब? जिसकी वजह से वो 100 लोग का जो गलत हुआ इन 100 लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ, उसका भी तो कारण हनी सिंह ही है। तो ऐसे व्यक्तियों को शो वैसे भी कर नहीं पाया, 15 मिनट से ज़्यादा उसको गाना गाने को मिला नहीं वहाँ, और ना कभी अब वो इंदौर आने दिया जाएगा उसको। आपके कार्यकाल कितना रहा हमें तो नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा बता दीजिए कार्यकाल अभी तक का कितना रहा? देखिए, मैं नगर अध्यक्ष के रूप में रहा पहले 1.5 से 2 साल, उसके बाद प्रभारी रहा, फिर जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला, उसके बाद साहब के जाने के बाद एक लगभग प्रदेश कितने अध्यक्ष। साल? लगभग 8 से 9 साल मुझे करणी सेना में हो गए। 9 साल आप करणी सेना में हो गए। आपने कितने ऐसे प्रदर्शन किए जो धर्म से जुड़े हुए रहे हो? धर्म से जुड़े हुए तो आप देखेंगे कि लगभग मैंने 100-200 ऐसे प्रदर्शन करे हैं जो धर्म से जुड़े हैं। चाहे आप वो हिंदू बेटियों के ऊपर अत्याचार को लेकर हुआ, या कोई भी धार्मिक गतिविधि को लेकर, विधान को लेकर हुआ, चाहे वो अनवर कादरी जैसे मामले को लेकर हुआ। जहाँ भी हिंदुत्व की बात आई, चाहे वो आस्था वाला प्रकरण ले लीजिए, जब मस्जिदों से करणी सेना के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, उस विषय में भी मैं सबसे पहले पहुंचा और मैंने स्पष्ट कहा था कि जहाँ से पत्थर आए उस जगह को निस्तु नाबूद कर दिया जाए। पर दुर्भाग्य ये था कि वहाँ के जो विधायक हैं उनको शायद किराएदारों का वोट बैंक मिल रहा है, इसलिए उनने उनका समर्थन किया और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसमें। अच्छा, इन दिनों मध्य प्रदेश में एक जो है लफ्ज़ जिहाद की बात सामने आती है। हम देखते हैं कई शहरों में ऐसा होता है कि अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, तो उसे लफ्ज़ जिहाद से जोड़कर उसे जो है बता दिया जाता है ये लव जिहाद है। उसको आप क्या मानते हैं? देखिए, लव जिहाद के पीछे का कारण पहले तो जानने की आवश्यकता है। किसी लड़की को बहला फुसला कर, नाम बदल कर अगर उसके साथ कोई संबंध बनाने की प्रयास कर रहा है या उसके साथ शादी करने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। उसको बहला फुसला रहा है और उसके बाद शादी के बाद कई ऐसी, मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकता, ऐसे कृत्य होते हैं जो इतने घिनौने हैं कि शायद उनके लिए फांसी की सज़ा भी कम हो। पर अगर लड़की अपनी राजी से तैयार हुई है, वो लड़के ने अपना सत्य नाम बताया है और वो वास्तविक में अगर ऐसी कोई स्थिति है, उसको लव जिहाद का नाम नहीं देंगे। पर आप 99% केसेस में आप ये देखते हैं कि लव जिहाद ही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, नाम बदल बदल के। लेकिन संगठन बगैर जांच पड़ताल करे तुरंत उसको लव जिहाद का रूप दे देती है, फिर पता चलता है वो लव जिहाद निकलता ही नहीं है। देखिए, संगठन का कार्य है तुरंत एक्शन लेना। हम पुलिस प्रशासन की जांच का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अगर कोई हमारा व्यक्ति या हमारे संगठन का पदाधिकारी ये कहता है कि इस विषय को इस हिसाब से लेना है, तो हमको अंतर्यामी तो है नहीं, उसके लिए लड़ते हैं,
प्रशासन को उसका काम सौंप देते हैं कि आप जांच करके हमको 5 से 4 दिन में रिपोर्ट दीजिए। सकारात्मकता रिपोर्ट आती है तो कोई समस्या नहीं है, और नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसके खिलाफ खुल के लड़ते हैं। जिस ऊर्जा से आप करनी सेना में काम कर रहे हैं, प्रदेश में आपका संगठन बड़े स्ट्रॉन्ग रूप से काम करता है। हरदा की घटना हो, इंदौर में मिसाल जुलूस हो, इसके अलावा छतरपुर या बुंदेलखंड क्षेत्र में आना हो, तो ये कितने कदम आपके राजनीति में बढ़ा रहे हैं, राजनीति की ओर ले जा रहे हैं? राजनीति में तो नहीं कदम बढ़ा रहे, दूसरों के राजनीतिक समीकरण जरूर बिगाड़ रहे हैं ये। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि अभी तक राजनीति में जाने की कोई ऐसी मंशा नहीं है। एक सामाजिक और एक हिंदुत्व छवि है मेरी, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले की। अगर ऐसी कोई योजना बनती है तो मैं सबसे पहले आपको इस बात से मुखर कराऊंगा। नहीं है उम्मीद कि राजनीति में जाना है? अगर ऐसा ही शोषण होता रहा तो नहीं है, नहीं अभी तो ऐसा कोई मन नहीं है। यही बनना होता तो पार्टी की राजनीति करने से थोड़ा कोई ने रोका था हमें। हमें जो एग्रेशन देखा हमने कालवी साहब का, जो उनका स्वभाव देखा, जो परिणाम के लिए लड़ना देखा उनका, हमने कभी किसी नेता को रोल मॉडल नहीं माना ना, हमने कालवी साहब को रोल मॉडल माना। आज कालवी साहब के जो मार्गदर्शन पे चल रहे हैं या उनके सिखाए हुए पथ पे चल रहे हैं, आज भी उन्हीं लोगों से मार्गदर्शन लेता हूँ। चाहे वो शक्ति सिंह जी बांदी कुई हुए, चाहे वो श्याम सिंह जी इटावा हुए, या कालवी साहब के सबसे घनिष्ठ संदीप बना हुए, ये तीनों मेरे मार्गदर्शन के रूप में मेरे मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शक हैं मेरे। और इनने, आपने देखा होगा राजस्थान में पिछले 2 महीने पूर्व, अभी भी पिछले 2 दिन पूर्व भी लाखों की संख्या में राजपूत समाज के बड़े बड़े आंदोलन किए। तो कालवी साहब के ऐसे कई सैनिक इस मतलब दमदारी से, करनी सेना के माध्यम से, अपने राजनीतिक रूप में नहीं, करनी सेना के माध्यम से हर व्यक्ति की लड़ाई दमदारी से लड़ रहा है। हमने सोशल मीडिया पर कई जगह देखा है कि आपकी जो पसंद या फायर ब्रिगेड नेता के रूप में कहें तो वो कोई और है चेहरा जिसको आप पसंद करते हैं, करनी सेना से भी हटके है वो चेहरा। कौन है? राजनीतिक राजनीतिक नहीं, आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको आप प्रेरणा मानते हो या कुछ ऐसा हो? प्रेरणा तो हमेशा से कालवी साहब को मानता हूँ मैं। कालवी साहब से सीखा है अपने लोगों के लिए लड़ना, खड़े रहना, परिणाम लाना। और कितनी मजबूती से आप अपने समाज की बात रखते हैं। देखिए, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है जी, मैं मानता हूं कि अपनी जात बताना कोई अपराध नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व से जब कह सकते हैं कि वो पिछड़े समाज से आते हैं तो उनको तो कोई शर्म नहीं आती। जब देश की राष्ट्रपति कह सकती हैं कि वो अपनी जाति को बड़े बढ़ चढ़ के बता सकती हैं, हम गौरवान्वित थे कि ऐसी राष्ट्रपति हमें मिली। तो हम अपनी जात बताते हैं तो हम पे आरोप लगते हैं, अगर कोई दूसरा अपनी जाति बताता है तो उसकी वाहवाही होती है। तो ठाकुर अपनी जाति बताया तो जातिवाद, और कोई और बताया तो गर्व की बात। तो ये मेरे को लगता है कि अपनी जाति पर गर्व करना कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अनुराग जी से और भी चर्चा करेंगे, कुछ और विषयों को लेकर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में। हमारे साथ करनी सेना के अनुराग जी मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे एक बार फिर चर्चा शुरू करेंगे और जानेंगे कि जो राजनीतिक कैरियर है उस दौरान परिवार को वो कितना समय दे पाते हैं। चूँकि एक राजनेता होते हैं, समाज सेवी होते हैं, तो थोड़ा सा परिवार से दूरियाँ हो जाती हैं। उस दौरान बच्चों को समय देना, पत्नी को समय देना, माता पिता को समय देना, ये कितना हो पाता है? अनुराग जी, आप ही से बात करेंगे कि फैमिली को समय देना, चूँकि आपकी व्यस्तता पूरी रहती है, मध्य प्रदेश का पूरा लगातार दौरा रहता है, ऐसे में परिवार को समय देना, बच्चों का ख्याल रखना। देखिए, संगठन भी एक परिवार है, तो जहाँ उस परिवार को समय नहीं देते तो इस परिवार को समय दे देते हैं। पर ठीक है, मतलब मेरे पिताजी भी पुलिस के अधिकारी रहे, तो वो भी लगभग फील्ड ऑफिसर ही रहे हैं, तो उनको देख देख के सीखा है कि कर्म पहले और बाकी चीज़ें बाद में। तो करनी सेना का कार्य मेरे खुद ने अपनी इच्छा से चुना है। तो परिवार को तो समय कम दे पाते हैं, पर ये करते हैं कि जितना समय फिर घर पे रहते हैं तो उनको जितना समय दे सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पूरा उनको ही देते हैं। फिर उस समय ना मोबाइल उठाते, 2 घंटे का समय परिवार को देना तो उतना ही दिया। अच्छा, रोजाना की दिनचर्या में 2 घंटे शामिल? रोजाना तो नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे को लगता है हफ्ते में 3-4 दिन तो मैं बाहर ही रहता हूँ। हाँ, और कभी 1-आध दिन ऐसा रहता है कि जब समय सही से दे पाता हूँ तो मुश्किल से हफ्ते में 1-आध या 2 बार उनके साथ घूमता हूँ, पिक्चर देखता हूँ,
मोबाइल का आदी मैंने अपने बच्चों को बनाया नहीं है। बस ये है कि उनके साथ खेल लेता हूँ, थोड़ा बचपन जी लेता हूँ उनके साथ। राजनीतिक आइडल कौन है जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मानते हो? यूपी के बीजेपी के नेता हैं माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। क्योंकि बेबाकी से समाज के लिए अगर पूरे देश में कोई नेता बोलता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह बोलते हैं। चाहे वो कोई भी ऐसा सामाजिक मुद्दा हो या EWS का मुद्दा हो या UGC का मुद्दा हो। आप देखिए UGC जैसे ऐसा कानून जिसने इस पूरे भारत देश को, अखंड भारत को खंड खंड में बांट दिया, उस पर साढ़े सवर्ण समाज के नेता, सामान्य वर्ग के नेता चुप्पी साधे हुए बैठे थे। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बिल्कुल बेबाकी से आके UGC कानून का विरोध किया। तो इसी कारण, उनकी बेबाकी के कारण और दमदार छवि के कारण उनका आइडल मानते हैं। ब्रजभूषण जी की आपने बात करी, उन पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उन्हें उसके लिए जेल भी जाना पड़ा था। उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, आरोप सिद्ध नहीं हुए उन पर, और वो बाइज्जत उनको कोर्ट ने बरी भी किया है। और वो उनसे एक वो भी बात सीखने को मिलती है कि इतनी मुसीबत की घड़ी में ईश्वर के प्रति आस्था रखना और उनका अटूट विश्वास के जब मैं गलत नहीं हूँ तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी मेरे को हिला नहीं सकती। मैंने देखा उस मुसीबत के दौर में भी उनको, मैंने लगभग 1000 4 व्हीलर से उनका स्वागत किया था, इंदौर में कार्यक्रम किया था। क्योंकि जब उनका मुसीबत का दौर था तब मैंने उनका साथ दिया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जब हरदम समाज का साथ देते हैं, तो जब उनका बुरा समय था तब करणी सेना का भी फर्ज बनता था, क्योंकि कालवी साहब के भी काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं ब्रजभूषण से। तो हमने भी उनका दमदारी से साथ दिया और 2 बड़े कार्यक्रम उस समय मध्य प्रदेश में मैंने उनके करवाए थे। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण देखते हैं, इसको आप क्या कहते हैं कि आरक्षण जो होता है वो क्या ठीक है समाज के हिसाब से? नहीं, आरक्षण के विरोधी नहीं है, आरक्षण पे समीक्षा की आवश्यकता है। देखिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण, आप एक बताइए कि गरीब तो हर जाति में है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, ST वर्ग हो, SC वर्ग हो, OBC वर्ग हो या कोई भी अदर कास्ट हो। आरक्षण पे समीक्षा की इसलिए आवश्यकता है कि कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? जब 75 साल से आप किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग को शोषित समाज बता रहे हैं और इन 75 साल में जो सामान्य वर्ग ने खोया है, अब वर्तमान की स्थिति ये है कि सामान्य वर्ग शोषित वंचित समाज में आने लग गया है और सभी संपन्न हो गए। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, पर आरक्षण का लाभ जो वाकई में गरीब दलित समाज को भी नहीं मिल पा रहा है या OBC समाज के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ गरीब व्यक्ति के निचले स्तर तक जाके मिले। ऐसा नहीं कि अमीर को आरक्षण मिले जा रहा है। विधायक के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? सांसद के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? SP कलेक्टर के बेटे को, अधिकारी के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? इनको नहीं है। तो जो वाकई में गरीब है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता है, उसको आरक्षण मिले, इस पर समीक्षा की आवश्यकता निश्चित है। आपसे आखिरी और अंतिम सवाल है, आपकी जो समाज सेवा कह लें या राजनीतिक का ये कैरियर कह लें, इस दौरान आपको अभी तक कितने केस लग गए होंगे जिससे आप अभी पेंडिंग हैं या फिर निकल चुके हैं? देखिए, लगभग 13 से 14 मुकदमे करणी सेना के आंदोलन और इसके हैं, और वो 3-4 मुकदमे मेरे ऊपर, मेरे व्यक्तिगत जो बुराइयाँ हो जाती हैं मुकदमे 307 के, 2-3 मुकदमे 307 के, तो टोटल 15-17 मुकदमों को झेल रहा हूँ। और उसमें 2-4 में भी डिस्पोजल हुआ है, लगभग 12 से 13 मुकदमे और बचे हैं। वो खैर वो बढ़ने ही हैं, कम होने का तो नाम लेंगे नहीं, क्योंकि लड़ना हमारा कार्य है। अभी दिल्ली में भी एक आंदोलन किया था माननीय अनिल मिश्रा जी के साथ में, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली में भी। तो पेशियों के बहाने कम से कम चलो अपने लोगों से मिलना हो जाता है। मुकदमे तो अब जिस यात्रा का चुनाव हमने खुद ने किया है, उसको उतार चढ़ाव भी खुद को स्वीकार करना पड़ता है। अगर भविष्य में राजनीति में जाते हैं तो कौन सी पार्टी चुनेंगे? कौन आपको अच्छी लगती है? जो हमको चुन लेगा हम उसको चुन लेंगे। भविष्य में जाने का जिस पार्टी को हमें काबिलियत दिखे, उसको लगे कि हम अच्छा कार्य करते हैं, या हम विधानसभा और लोकसभा में जाके अपने समाज की बात, हिंदुत्व की बात रखने के लायक हैं, तो वो पार्टी हमसे संपर्क करे। हम क्या किसी पार्टी को चुनेंगे, पार्टी हमको चुनेगी। नहीं, आपकी डिमांड पूरी करे या फिर आपके क्षेत्र की या फिर क्षेत्र की नहीं, जो व्यक्ति, देखिए विधायक या सांसद, जनप्रतिनिधि वो होता है जो जन की बात प्रतिनिधित्व करता है, जनता की बात, मुद्दे। आजकल कोई भी विधायक, आप बताइए कितने ऐसे विधायक हैं जो पढ़े लिखे हैं। शिक्षित समाज को शिक्षित करना होगा तो सबसे पहले अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूल में भेजना चालू करना पड़ेगा जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। उन सरकारी स्कूलों में वो सुविधा लानी पड़ेगी जो हम लेना चाहते हैं। आपको हर सरकारी स्कूल का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा या उसको एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट ट्रीट करना पड़ेगा। हम खुद अपने बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों में भी उसी प्रकार की शिक्षा हमें चालू करवानी पड़ेगी। तब इस देश में जाके शिक्षित वर्ग राजनीति में आएगा, और शिक्षित वर्ग अगर राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव चेंजेस मध्य प्रदेश में, इस पूरे भारत देश में देखने को मिलेगा। करणी सेना का अगला कदम क्या होगा मध्य प्रदेश में?
देखिए, अभी तो एक जो विवाद में मैं आया हूँ बुंदेलखंड में, जिसमें जो मृतक की हत्या कर दी गई है, जिसको आत्महत्या बता रहा है प्रशासन, इसको लेकर अगर 7-8 दिन में प्रशासन ने हमें उचित कार्रवाई नहीं करी तो बुंदेलखंड की धरती का सबसे बड़ा आंदोलन हम करनी सेना इस बार करेगी बुंदेलखंड की धरती पर। और क्योंकि ये वीरों की धरती है और महाराजा छत्रसाल की नगरी है, राजपूतों का एक बहुत ही गौरवान्वित इतिहास रहा है इस धरती पर, तो मैं चाहता हूँ कि राजपूत समाज एकजुटता के साथ, सामान्य वर्ग के साथ, हर उस वर्ग के साथ ताकत के साथ खड़ा रहे जिसके साथ कभी अन्याय अत्याचार हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो इस तरीके से करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग जी ने हमसे बात की है और बताया कि उन्होंने जो करनी सेना में कैरियर शुरू किया था उस दौरान उन्हें कितने केस झेलने पड़े। इसके अलावा समाज के हित में जो काम किया, धर्म के हित में जो काम किया है, उसमें परिवार को भी किनारे पे रखकर और सबसे पहले समाज सेवा का कार्य किया है। इस खास मुलाकात में बस इतना ही। अगली किसी शख्सियत से फिर होगी मुलाकात। फिलहाल पॉडकास्ट एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।